हेलो। हेलो। क्या हाल चाल है? बढ़िया। मैंने आपको ये बताया था कि कंसाइनमेंट का मतलब होता है भेजना। मैंने कहा था कंसाइनमेंट का मतलब भेजना। क्या भेजना? गुड्स भेजना। कौन भेजेगा? ओनर। किसको? एजेंट को। ओनर को क्या कहते हैं? कंसाइनर। और एजेंट को क्या बोलते हैं? कंसाइनी। ठीक है जी। जब हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना हो तो हम जगह जगह अपने एजेंट जो है वो अपॉइंट कर देते हैं। हम हम यहाँ से माल भेजते हैं, अपने हेड ऑफिस से माल भेजते हैं एजेंट के पास। एजेंट उस माल को रिसीव करता है और वहाँ पर ऐड वगैरह करके और वहाँ पर फिर सेल करने की कोशिश करता है। जितना माल बिक जाए उतना ठीक है। अगर माल नहीं बिकता है तो एजेंट की कोई जिम्मेवारी नहीं है, वो माल हमारा माना जाएगा। वो हमारे को वापस भेजे या नेक्स्ट टाइम बेचने की ट्राई करे, वो एक अलग बात है, लेकिन एजेंट की जिम्मेवारी नहीं है। हम तो एजेंट को इस काम के लिए सैलरी देते हैं या कमीशन देते हैं या दोनों देते हैं। ठीक है जी। तो यहां पर इसका मतलब हुआ कि इस चैप्टर के अंदर दो पार्टी होंगी, एक कौन होगा? कंसाइनर, एक कौन सा होगा? कंसाइनी। ठीक है। ये लोग जो खर्चा करते हैं, अब जैसे क्या हुआ, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। ये लोग जो खर्चा करते हैं, अब यहां पर मान लीजिए मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स क्या है? कंसाइनर। यहां मिस्टर एक्स है कंसाइनर, और यहां पर मिस्टर वाई है, और ये कौन है? कंसाइनी। ठीक है जी। तो मैंने आपको ये कहा था कि यहां से ये माल भेजता है, ये ट्रक में लोड करके माल भेजता है ये लोग। ठीक है जी। तो यहां पर एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स होती है, एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स होती है, साथ में मान लीजिए इसके लोडिंग के खर्चे हुए, लोडिंग के खर्चे हुए, साथ में इसके पैकिंग के खर्चे हुए, पैकिंग के खर्चे हुए, साथ में रास्ते का इंश्योरेंस हुआ, और रास्ते का फ्रेट हुआ, और लोकल का कार्टेज छकड़ा गाड़ी हुई, और यहाँ पर गोडाउन रेंट हुआ, और यहाँ पर गोडाउन रेंट हुआ, और माल का इंश्योरेंस हुआ, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हुए, और मिस्टर वाई की सैलरी एंड कमीशन हुआ। तो मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ? हम इस चैप्टर के अंदर दो तरह के खर्चे देखेंगे, एक री अक्रिंग, एक नॉन री अक्रिंग। री अक्रिंग, रैकरिंग बोलते हैं हम इनको, रैकरिंग, रैकरिंग। तो री अक्रिंग, री अक्रिंग, री मतलब बार बार, बार बार होने वाले खर्चे, और सिर्फ एक बार होने वाले खर्चे। तो ये जो खर्चे हैं नॉन रैकरिंग है, नॉन रैकरिंग है। ये जो माल चढ़ गया और ये माल जब यहां उतर जाएगा तो ये वाले खर्चे तो दोबारा नहीं होने इसके ऊपर। मान लीजिए इसमें 1000 यूनिट्स है, मान लीजिए इसमें 1000 यूनिट्स है, तो ये 1000 यूनिट्स यहां के ठहर गई बस। अब यहां पर बार बार पैकिंग और लोडिंग का खर्चा थोड़ी आएगा, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? नॉन री अकरिंग एक्सपेंस, यानी वो खर्चे जो बार बार नहीं होंगे। और हम इनको क्या खर्चे कहते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस भी कहते हैं। हम इनको डायरेक्ट एक्सपेंस भी कहते हैं। ये वाले खर्चे भी बार बार नहीं होंगे, इनको भी हम क्या कहेंगे? नॉन रेकरिंग या डायरेक्ट एक्सपेंस। ये वाला खर्चा भी क्या कहलाएगा? नॉन रेकरिंग या डायरेक्ट एक्सपेंस। और गोडाउन के बाहर माल उतरता है तो उसे भी हम क्या कहेंगे? नॉन रेकरिंग या डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन मकान मालिक गोडाउन का किराया बार बार लेगा तो इसे हम कहेंगे रेकरिंग एक्सपेंस। किराया बार बार लेगा, हर महीने हर साल जब भी है वो इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा जब तक वो माल नहीं बिक जाता। मान लीजिए इस 1000 यूनिट्स को बेचने में 3 साल लग जाते हैं, तो तीनों साल बताओ इंश्योरेंस होगा या नहीं होगा? इंश्योरेंस का खर्चा क्या होगा? रिकरिंग, रेकरिंग या इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सेल करने के लिए एडवर्टीजमेंट आपको बार बार करनी पड़ेगी, कस्टमर के पास माल पहुंचाने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बार बार पे करने पड़ेंगे। ये बंदा सैलरी हर महीने लेगा, जब जब माल बेचेगा तब तब कमीशन भी लेगा। तो ये सारे के सारे खर्चे कौन से हैं? रेकरिंग एक्सपेंस, रीअकरिंग, बार बार होने वाले खर्चे। इसका मतलब पार्टी कितनी हुई? दो। पार्टी कितनी हुई? दो। कौन कौन? कंसाइनर और कंसाइनी। खर्चे कितने हुए? दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इस चैप्टर के अंदर फिर मैंने एक लाइन लिखी थी, मैंने कहा था जब हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं ना, तो सिर्फ हम डायरेक्ट एक्सपेंस को लेते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को नहीं लेते। वो क्या बात थी? मान लीजिए आपने 1000 यूनिट्स भेजी और उस 1000 यूनिट की कॉस्ट जो है वो 2 लाख थी। डायरेक्ट एक्सपेंस हुए, डायरेक्ट एक्सपेंस हुए 50,000 और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुए मान लीजिए 30,000, और सेल हो गई 80%। सेल कितनी हो गई? 80%। तो बताइए क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया? 20%। क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया? 20%। अब मुझे एक बात बताओ,
डायरेक्ट एक्सपेंस सिर्फ कंसाइनर करता है, कंसाइनी करता है, या दोनों कर सकते हैं? दोनों ही कर सकते हैं भाई, दोनों ही कर सकते हैं। क्यों? ये यहाँ रेल, ये जो है बैलगाड़ी, इसका भाड़ा कौन देगा? कंसाइनी देगा। इस बैलगाड़ी से माल उतरवाया गोडाउन के बाहर, ये कौन देगा? कंसाइनी देगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंस कंसाइनी भी कर सकता है और कंसाइनर भी कर सकता है। मान लीजिए इन दोनों ने मिलाकर 50,000 रुपये खर्च किया। हाँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन करता है? सिर्फ कंसाइनी करेगा, वहाँ पर बैठकर। कहाँ पर? लखनऊ, लखनऊ की बात हुई थी क्या? हाँ, दिल्ली से माल भेजा तो लखनऊ में बैठा है एजेंट, तो वो तो एडवर्टीजमेंट तो वो वहाँ लखनऊ में करेगा, वहाँ दिल्ली में एडवर्टीजमेंट करने का क्या फ़ायदा है? तो ये खर्चे कौन करता है? कंसाइनी ही करता है। ठीक है जी। तो अब क्या हुआ, 20% जो है वो माल बच गया। तो मैंने एक नोट लिखवाया था, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब मुझे ये बताइए, अगर मुझे क्लोजिंग स्टॉक निकालना हो तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कंसीडर नहीं करते कहीं भी। क्यों? इनडायरेक्ट एक्सपेंस किस पर, किससे चार्ज करते हैं? जो माल बिक गया ना, सिर्फ उसी से चार्ज करते हैं हम। आपको ध्यान है, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल, डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ दिखाते थे? ट्रेडिंग में। और इनडायरेक्ट कहाँ दिखाते थे? पी एंड एल में। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कहाँ दिखाते थे? पी एंड एल में। क्यों दिखाते थे? क्योंकि उसका सेल से कोई लेना देना नहीं है, वो खर्चे होने हैं आपके। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम पी एंड एल में दिखाते थे, यहाँ पर भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस स्टॉक के अंदर नहीं दिखाएंगे। तो अगर स्टॉक की वैल्यू निकालनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे? 2 लाख का स्टॉक और 20% बच गया तो कितना रह गया? 40,000। और 50,000 जो खर्चा है वो 2 लाख के माल पर आया था, तो 40,000 के माल पर कितना आया था? या इसको ये कह दो कि 50,000 खर्चा 20% गुड्स पर कितना आया होगा? तो कितना आ गया जी? 10,000। तो आपके स्टॉक की वैल्यूएशन कितनी होगी? 50,000। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये मैं दोबारा भी करूँगा, उसकी टेंशन मत लेना। मैंने एक नोट लिखवाया था आपको कि भाई जब हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस को प्रोपोर्शनेट लेते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम नहीं लेते। अब चक्कर क्या है, ये तो आ गई कॉस्ट, और मान लो मार्केट वैल्यू आ गई इसकी 48, तो दोनों में से क्या लेते हैं? आपको ध्यान होगा, लोअर। कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, लोअर। तो लोअर कौन सी? फिर हम 50 नहीं लेंगे, कितना लेंगे? 48। बात समझ आ गई आपको? ठीक है, यहाँ तक शायद मैंने बात बताई थी, और कोई बात मैंने आपको नहीं बताई थी। हाँ जी, अब एक तो पहले आप बोलो। हाँ सर, जैसे सर कंसाइनी भी सर, जैसे कई बार पैकिंग एक्सपेंसेस कर देता है सर। कंसाइनी पैकिंग, हाँ वो सेलिंग एक्सपेंसेस है, वो भी सेलिंग। हाँ वो सेलिंग है, वो तो पैकिंग, वो सेलिंग, तो वो तो सेल करने के लिए हो गई ना। ठीक है ना, कंसाइनर ने कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें इकट्ठी भेज दी प्लास्टिक की बड़ी पैकिंग के अंदर, अब वो एक एक बोतल को पैक करके भेज रहा है, तो वो तो अपनी सुंदरता बना रहे हैं ना वहाँ पर, वो कोई प्राइमरी पैकिंग थोड़ी है। हाँ जी सर, वो आप कह रहे हैं रैकरिंग एक्सपेंस खाली वही करेगा कंसाइनी, हाँ, तो सर सैलरी एंड कमीशन तो वही दे रहा कंसाइनर उसको? नहीं कंसाइनर दे रहा है, मैं कह रहा हूँ वहाँ उसके सपोर्ट पे होंगे। आप सिचुएशन देखो, मैंने क्या कहा, देखो यहाँ से माल चला, यहाँ से लेकर यहाँ तक नॉन रेकरिंग ही होंगे सारे, इसके बाद रेकरिंग होंगे, बस इतना सा पर्पज, और कुछ नहीं है। ठीक है ना, चलिए। हाँ जी, यस, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जो कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है वो भी कंसाइनर से ले लेगा? हाँ बिल्कुल, सारे खर्चे लेगा, जितने भी खर्चे कंसाइनी ने किए हैं वो सारे के सारे कंसाइनर से रिकवर करेगा एट द टाइम ऑफ फाइनल सेटलमेंट। ठीक, अपनी सैलरी काटेगा, अपना कमीशन काटेगा, और जो खर्चे उसने कंसाइनर, हाँ एग्रीमेंट में ये हो जाए ना कि भाई ये खर्चे तू करेगा, वो खर्चे मैं पे करूंगा, तो बात अलग है। अदरवाइज वो अपनी सैलरी काटेगा, कमीशन काटेगा, और जितने खर्चे हुए हैं वो सारे काटेगा। यस सर, आपने कहा जैसे सैलरी और कमीशन है वो कंसाइनी पे करेगा एक तरह से स्पोर्ट के ऊपर, जितनी बाकी सारे एक्सपेंसेस पे क्या करेगा यार, उसको मिलेगा क्यों? पकड़ के बैठे, कॉमन सेंस की बात जितनी है। भी एक्सपेंसेस वो थर्ड पार्टी को पे होंगे सैलरी और कमीशन को छोड़ के। हाँ, तो सैलरी और कमीशन से एक तरह से जो जितनी भी सेल हुई है उसके प्रोपोर्शनेट मिलेंगे एक तरह से उसको कंसाइनी को। सैलरी तो फिक्स मिलेगी, सैलरी फिक्स, कमीशन लगा लो सर एक बार, हाँ प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनेट मिलेगा उसके, तो जो पे तो उसको वही करे, दे तो वही रहा कंसाइनर उसको। मोलड बात है, बंद करो इसको। मैंने कहा नॉन रेकरिंग, जो रेकरिंग एक्सपेंस है वो कंसाइनी के स्पॉट पे होंगे, जो रेकरिंग है, जो नॉन रेकरिंग है वो ज़्यादातर कंसाइनर के स्पॉट पे होंगे, बस इतनी सी बात, और कुछ नहीं। चलो और बोलो, कॉमन सेंस की बात है यार, मैंने बीच में बोल दिया था, और बोलो कोई नई बात।
ठीक है, चलो। हाँ जी, कमीशन। फॉर एग्जाम्पल लिखकर मैंने छोड़ा था, फॉर एग्जाम्पल को एक बार काट दो और बल्कि नोट लिख लो, एग्जाम्पल विल बी डिस्कस्ड लेटर। हम एक क्वेश्चन करेंगे जर्नल एंट्रीज का, तब हम उसका एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। हाँ जी, अब ध्यान से सुनेंगे। क्या होता है, मैं पहले थोड़ा रफ काम बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, हमारा ये है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आप उस जहाँ तक मैंने लिखा है उसको लाइन लगाकर बंद कर लेंगे एक बार। थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट और बाकी है अभी, लेकिन मैं वो बाद में समझाऊंगा आपको। हाँ, एक लाइन ड्रॉ करके बंद कर देंगे। सुनिए भाई ध्यान से। मान लीजिए ये मिस्टर एक्स तो कहाँ है, दिल्ली में, और ये मिस्टर वाई कहाँ है, ये है लखनऊ में, ये है लखनऊ में। तो मिस्टर एक्स जो दिल्ली में बिजनेस करता है उसका प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाता है जी। दिल्ली के अंदर जो बिजनेस, मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूं, थोड़ा रफ समझा रहा हूं एक बार, फिर मैं फेयर में लिखवाऊंगा आपको। जो मिस्टर एक्स दिल्ली के अंदर बिजनेस करता है उसका जो रिकॉर्ड है वो क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है भाई, ओपनिंग स्टॉक, और क्या होता है परचेज, और क्या होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस, और क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक, और क्या होता है यहाँ की सेल। कहाँ की सेल, दिल्ली की सेल, ठीक है। फिर आपका क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। और उसके बाद ये देखना ज़रा, उसके बाद इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम नीचे ले आते हैं और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं रेंट सैलरी कमीशन वगैरह, रेंट सैलरी कमीशन वगैरह, और फिर क्या आ जाता है नेट प्रॉफिट। ये तो आपको पता ही है कि फाइनल अकाउंट्स ऐसे बनते हैं। मिस्टर एक्स को अपने दिल्ली का प्रॉफिट या लॉस, दिल्ली मतलब दिल्ली का प्रॉफिट या लॉस निकालना हो तो वो क्या बनाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन अब यहां एक प्रॉब्लम यह आ गई कि मान लीजिए मिस्टर एक्स ने दिल्ली में 1 लाख रुपए का माल खरीदा, 1 लाख रुपए का माल दिल्ली में खरीदा, और उस 1 लाख में से 20,000 का माल लखनऊ बेच दिया। इसमें से 20,000 का माल लखनऊ बेच दिया और ये यहां आ गया जी, ये यहां आ गया, 20,000 का माल यहां आ गया। अब बताओ इसे दिल्ली के ट्रेडिंग में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये 20,000 वाला माल भेजा गया लखनऊ और खर्चे कहां के दिखा रहे हैं हम, दिल्ली में। आपको पता होगा यहां खर्चे आते हैं और यहां इनकम आती है। लेकिन भाई साहब दिल्ली का ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है ना, तो दिल्ली के ही खर्चे और दिल्ली के ही इनकम दिखाई जानी चाहिए। इसमें आप लखनऊ वाला नहीं दिखा सकते आप, ठीक है, दिखा सकते हो वैसे तो, ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये तो एक ही एजेंट की बात है। मान लो आपके 50 एजेंट हो गए, तो दिल्ली में आपने माल खरीदा, 50 एजेंट को आपने माल भेजा, फिर उस पर आपने डायरेक्ट एक्सपेंस किए, फिर उसने डायरेक्ट एक्सपेंस किए, फिर उसने इनडायरेक्ट एक्सपेंस किए, फिर उसने भी सेल की, फिर उसके पास भी क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, फिर वो भी प्रॉफिट कमा रहा है, आप भी प्रॉफिट कमा रहे हो। कभी आप प्रॉफिट कमा रहे हो, कभी वो प्रॉफिट कमा रहा है, कभी आप लॉस कर रहे हो, वो प्रॉफिट कमा रहा है, कभी आप प्रॉफिट वो लॉस। इसी तरह से 50 एजेंट के अंदर कोई प्रॉफिट कमा रहा है, कोई लॉस कमा रहा है, किसी का डायरेक्ट एक्सपेंस, किसी का इनडायरेक्ट एक्सपेंस, किसी का कमीशन, किसी की सैलरी, ये सारा का सारा प्रोग्राम अगर आपने भाई साहब दिल्ली वाले ट्रेडिंग P&L में दिखा दिया ना, धमाका होगा, धमाक, फट जाएगा बेचारा ट्रेडिंग P&L। बताओ फट जाएगा या नहीं फट जाएगा। ऑब्जेक्शन कोई नहीं है दिखाने के अंदर, लेकिन कंसाइनर क्या करता है, जितनी जगह भी कंसाइनमेंट का बिजनेस करता है ना, वहां के लिए एक अलग और ट्रेडिंग P&L बना लेता है भाई साहब, वो एक अलग और ट्रेडिंग P&L बना लेता है जी, एक और अलग ट्रेडिंग P&L बना लेता है। ये कहां का काम करेगा, ये लखनऊ का काम करेगा जी, ये लखनऊ का काम करेगा। तो इसका मतलब वो क्या करेगा, ये जो 20,000 का माल शिफ्ट किया है ना इसने यहां, वो ये क्रेडिट साइड में दिखाकर, यहां से क्रेडिट साइड में दिखाकर यहां ले आएगा लखनऊ वाले ट्रेडिंग P&L के अंदर। अब लखनऊ के डायरेक्ट एक्सपेंस, लखनऊ के इनडायरेक्ट एक्सपेंस, लखनऊ की सेल, लखनऊ का क्लोजिंग स्टॉक, लखनऊ का नेट प्रॉफिट,
जब आप अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करते हैं, जब आप अपने बिजनेस का विस्तार करते हैं, तो आप क्या करते हैं, बहुत सारे एजेंट्स पूरे पूरे देश के अंदर फैला देते हैं। माल एक जगह खरीदा जाता है, वहां पर भी उसको खरीदने की आज़ादी हो सकती है, लेकिन हमारे ऐसा कुछ है नहीं। माल एक जगह खरीदा जाता है और इस खरीदे हुए माल में से वो अपने एजेंट के पास माल भेजता है, उसका एजेंट माल रिसीव करता है, इस माल के भेजने पर, रिसीव करने पर खर्चे होते हैं, फिर वो माल बेचा जाता है, इस माल के ऊपर उसको कमीशन मिलता है, सैलरी मिलती है, और वहाँ पर भी क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होता है और उसका प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है। और बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा है मिस्टर एक्स, वो कहता है ये नेट प्रॉफिट कहाँ का, ये नेट प्रॉफिट कहाँ का, दिल्ली का, और ये नेट प्रॉफिट कहाँ का, लखनऊ का। बैलेंस शीट में इन दोनों को ले जाता है। फिर वो कहता है मैं बार बार इसमें इस ट्रेडिंग पीएनएल को इतना बड़ा क्यों बना दूं भाई, इस ट्रेडिंग पीएनएल को इतना क्यों बड़ा बना दूं। 50 एजेंट है, 50 तरह के खर्चे, 50 तरह की इनकम, 50 तरह की सेल, 50 तरह का क्लोजिंग स्टॉक, इतनी सारी चीजें ट्रेडिंग पीएनएल में कैसे दिखा सकता हूं मैं। ठीक है ना, बात समझ आ रही है ना आपको। ट्रेडिंग पीएनएल फूल कर फट जाएगा। तो इसीलिए हर एक जगह जहां जहां कंसाइनी बिठाया होता है वहां पर वो एक ट्रेडिंग पीएनएल अलग से बनाता है। बस उसका नाम ट्रेडिंग पीएनएल नहीं रखता, उसका नाम रखता है कंसाइनमेंट अकाउंट। लेकिन अंदर की बात देखोगे ना, कंसाइनमेंट को अंदर अंदर देखोगे तो कौन कौन दपा करेगा, ट्रेडिंग पीएनएल। ठीक है, तो जब भी कभी मैं कंसाइनमेंट अकाउंट की बात करूं ना, तो आपको लखनऊ का ट्रेडिंग पीएनएल नजर आना चाहिए। जब भी कंसाइनमेंट की बात करूं, कंसाइनमेंट के अंदर क्या है, ट्रेडिंग पीएनएल। जब भी कंसाइनमेंट लिखा आ जाए तो वो गाना बजना चाहिए, कौन सा, तुझ में, चलो सुनाओ, 1 2 3 स्टार्ट। तो है कंसाइनमेंट में क्या करूं, शाबाश। ठीक है, तो कंसाइनमेंट, जब आप कंसाइनमेंट का नाम लेते ना तो बड़ा अजीब सा नाम है, खाजला सा, कंसाइनमेंट। जैसे कन खजूरा, कन खजूरा देखा होगा आपने ना, हाँ, सेंटापेड्स देखा होगा ना, वो चलता है, वो देखता है यूं खादी से, जब इतने सारे पैर वो चलते हैं, वो भाई साहब ये कान में घुस जाता है, कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट का नाम लेने को बड़ा सिंप्लीफाई कर लो। कंसाइनमेंट जैसे देखो तो आपको उससे नफरत नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर प्यार आना चाहिए। क्या गाना गाओगे, सुनाओ, 1 2 3 स्टार्ट। बस, किसी और को समझ नहीं आया, लड़कियों गाना नहीं गाते क्या, चलो कोई बात नहीं, भगवान ने तो औरत को प्रेम की मुहूर्त बताया गया है, ये लड़के गाना तो मैं, ठीक है, चलो, हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ जी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, कंसाइनमेंट एक नहीं बनता, कंसाइनमेंट 50 बन सकते हैं। ठीक है, लखनऊ वाला अलग बन जाएगा, बेंगलोर वाला अलग बन जाएगा, हैदराबाद वाला अलग बन जाएगा, ये सारे कंसाइनमेंट जो है वो अलग अलग बन जाएंगे। हर कोई, लखनऊ वाला कंसाइनमेंट लखनऊ के खर्चे और इनकम, बेंगलोर वाला कंसाइनमेंट बेंगलोर के खर्चे और इनकम, ठीक है, और हैदराबाद वाला कंसाइनमेंट खर्चे और इनकम, और हर एक का ट्रेडिंग पीएनएल क्या करेगा, हर एक का प्रॉफिट या लॉस। बस, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास लखनऊ में कंसाइनमेंट है, बेंगलोर में कंसाइनमेंट है और हैदराबाद में कंसाइनमेंट है, तो यहां एक कंसाइनमेंट अकाउंट है, यहां एक कंसाइनमेंट अकाउंट है, यहां एक कंसाइनमेंट अकाउंट है, यहां एक कंसाइनमेंट अकाउंट है। ऐसे ऐसे मैं 3 कंसाइनमेंट अकाउंट बनाऊंगा ताकि मुझे हर जगह का प्रॉफिट या लॉस पता चलता रहे। और ये कंसाइनमेंट वास्तव में कंसाइनमेंट नहीं है, कौन है, ट्रेडिंग पीएनएल। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ ओपनिंग स्टॉक भी होता होगा, यहाँ परचेज भी होती होगी, यहाँ सेल भी होती होगी, यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस भी होते होंगे, यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी होते होंगे, और यहाँ इसका नेट प्रॉफिट भी होता होगा, और यहाँ इसका क्लोजिंग स्टॉक भी होता होगा, इसका ओपनिंग स्टॉक भी होता होगा। बोलो, परचेज भी होती होगी, सेल्स भी होती होगी, डायरेक्ट एक्सपेंस होते होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते होंगे, क्लोजिंग स्टॉक होता होगा, नेट प्रॉफिट होता होगा। चलो, फिर उसके बाद हैदराबाद वाला, इसके साथ भेदभाव क्यों, बोलो शब्द, ओपनिंग स्टॉक होता होगा, परचेज होती होगी, सेल्स भी होती होगी, डायरेक्ट एक्सपेंस होते होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते होंगे, नेट प्रॉफिट होता होगा, स्टॉक होता होगा। शाबाश,
इस तरह से दुनिया भर के कंसाइनमेंट अकाउंट इसके बनते हैं और हर कंसाइनमेंट अपना अपना प्रॉफिट बताता है। और भाई साहब इन सब की क्लास लगाता है ट्रेडिंग एंड P&L। कौन सा? दिल्ली वाला। ठीक है, ये तो ट्रेडिंग होता है और इसके नीचे P&L होता है। तो ये लखनऊ वाला नेट प्रॉफिट यहां आता है, ये बेंगलोर वाला भी यहां आता है, बेंगलोर वाला भी, और ये वाला भी आता है, हैदराबाद वाला भी। तो यहां जो नेट प्रॉफिट आता है ना, कौन कौन हुआ? दिल्ली वाला प्लस लखनऊ वाला प्लस बेंगलोर वाला प्लस हैदराबाद वाला, ये सारे प्रॉफिट यहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है ना, जूस निकाल लिया सबका। अब इन सबको ये दिखा सकता था, इन सबको ट्रेडिंग P&L, इन सबको ट्रेडिंग P&L, इन सबको ट्रेडिंग P&L, और ट्रेडिंग P&L यूं घूमता हो। क्या हुआ भाई साहब? बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत सारी इनकम है। ठीक है, बोला ही नहीं जाता बेचारे से। ठीक है ना, तो इन सब से बचाने के लिए वो क्या करता है? वो कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रिएशन करता है, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है। कंसाइनमेंट अकाउंट कुछ नहीं है, ट्रेडिंग एंड P&L है हर ब्रांच का। बात समझ आ गई आपको? ठीक है, तो इसी तरह से अब मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा था कि अगर मैं जर्नल एंट्री जब बताऊं आपको तो फिर आपको दिक्कत ना हो ज़्यादा कि मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, चलिए, इसमें इतनी बात में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़े। अब जरा एक एंट्री है थोड़ी सी, वो अलग है, तो मैं उसकी बात करता हूं आपसे कि ये है दिल्ली, ये है लखनऊ, और ये दिल्ली का P&L अकाउंट, और ये लखनऊ का कंसाइनमेंट अकाउंट, ये लखनऊ का कंसाइनमेंट अकाउंट। आपने यहां माल खरीदा बॉस, यहां माल खरीदा, कितने का माल खरीदा? 1 लाख का। अब एक बात बताओ, आप एक बात बताइए, आप जब दिल्ली में माल खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। भाई उधार खरीदा तो क्रेडिटर्स और नगद खरीदा तो कैश। ये लीजिए, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, ये एंट्री कर दिया आपने। और आपने इसमें से 20,000 का माल लखनऊ पहुंचा दिया। तो लखनऊ पहुंचा दिया तो आप क्या एंट्री करेंगे? टू परचेज। आपको पता है ना, जब हमने बेसिक्स किए थे तो इसके नीचे कौन है? गुड्स। कौन है इसके नीचे? गुड्स। परचेज कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। परचेज रियल अकाउंट है जब तक आप क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट नहीं कर देते। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट होने के बाद वो क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है जी। तो जब माल आया तो आपने रियल अकाउंट के हिसाब से इसको डेबिट कर दिया। आप देख रहे हैं, आप कितना भी स्टैंडर्ड का चैप्टर करें, कंसाइनमेंट नया चैप्टर भाई साहब समझ नहीं आता, लेकिन आप पढ़े वही हैं। कहाँ? परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है ना? तो अपने ग्राउंड को नहीं भूलना बिल्कुल भी, ठीक है ना। और ऐसे माहौल में जहाँ पर आपको जो बहुत बड़े बड़े सीए, टॉपर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर्स जब जर्नल लेजर ट्रायल में छुड़वा देते हैं कि ये चैप्टर तो यूं ही है, कोई काम के नहीं है, ये देखो रूट है इनकी, ये रूट कभी नहीं भूलनी है आपको, ठीक है ना। चलो जी, कहने का मतलब है परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। आपने दिल्ली में माल खरीदा तो माल आया और इसमें से माल गया, इसमें से माल गया। टू परचेजेज अकाउंट कितना? 20,000। भाई किस में माल गया? कंसाइनमेंट में माल गया। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 20,000। इसका मतलब ये हुआ कि परचेजेज टू क्रेडिटर या टू कैश, और इसको आप बंद करते ही हो। आपको ध्यान होगा ना, आप क्लोजिंग एंट्री करते हो ट्रेडिंग टू परचेज, आप करते आए हो कि नहीं करते आए हो? परचेज को लास्ट में ट्रेडिंग से राइट ऑफ करते हो ना, ठीक है। मैंने क्या किया, इस 1 लाख में से 20,000 का माल कहाँ भेज दिया? लखनऊ भेज दिया। तो मैंने ये लखनऊ वाले ट्रेडिंग P&L में शिफ्ट कर दिया। तो मैंने इसमें से यहां लिख दिया टू परचेज, कितना? 20,000। टू परचेज 20,000। अब बताओ ये परचेज कितना रह गया? कितना रह गया? 80,000। तो यहां ट्रेडिंग टू परचेज कितना आएगा जी? 80,000। बात समझ आई आपको? मैं दिल्ली में 1 लाख का माल खरीदता हूं तो एंट्री करता हूं परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, और उसमें से 20,000 का जो माल है मैं भेज देता हूं लखनऊ।
तो मैं एंट्री करता हूं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। भाई लखनऊ वाले के लिए एक ही अकाउंट खुलेगा खर्चे और इनकम के लिए, कौन सा? कंसाइनमेंट अकाउंट। बल्कि दिल्ली वाले में तो ट्रेडिंग और P&L दो टुकड़े करते हैं हम, लखनऊ वाले में एक ही रहेगा कंसाइनमेंट अकाउंट। जीपी एनपी अलग अलग नहीं निकलेगा, सीधा सीधा क्या निकलेगा? एनपी निकलेगा। ठीक है, बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई? मैं फिर से आपको एक बार बताता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली में जो ट्रेडिंग एंड P&L बनता है, तो मैं माल खरीदता हूं तो एंट्री होती है परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर अकाउंट 1 लाख, और उसमें से आपने, ये दिल्ली की बात हो रही है और ये लखनऊ की बात हो रही है। लखनऊ में जो ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट बनता है उसको क्या बोलते हैं हम? कंसाइनमेंट अकाउंट। तो हम एंट्री क्या करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेजेज अकाउंट। कितना? 20,000 टू 20,000। और उसके बाद बताओ जरा, परचेज डेबिट हो रहा है 1 लाख से, क्रेडिट हो रहा है 20,000 से, तो ट्रेडिंग में कितना जाएगा? मैं मान लेता हूं कि यहां कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो ट्रेडिंग टू परचेज कितना चला जाएगा? 80,000। तो इसका मतलब ये यहां 80,000 जाएगा। यहां पर तो परचेज जाएगा कितना? 80,000। याद आ रहा है ना सब कुछ? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग एंट्री, फाइनल अकाउंट्स, है ना? ऐसे। तो ट्रेडिंग P&L में जाएगा जी टू परचेजेज अकाउंट, चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां क्या हुआ? कंसाइनमेंट अकाउंट में टू परचेज, कंसाइनमेंट अकाउंट में टू परचेज कितना? 20,000। खुश हो? ट्रेडिंग में, दिल्ली वाले ट्रेडिंग में कितना आना चाहिए? 80। और दिल्ली वाले ट्रेडिंग, सॉरी लखनऊ वाले ट्रेडिंग P&L जिसका नाम क्या है? कंसाइनमेंट अकाउंट, वहां कितना आना चाहिए? 20। बताओ आपको एंट्री से खुश हो या नहीं हो? पहले तो ये बताओ, इस एंट्री से खुश हो? बिल्कुल ठीक है बॉस। मैं एक हल्का सा चेंज कर रहा हूं यार, मैं हल्का सा चेंज ये कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, टू परचेज को काट कर मैं लिख रहा हूं टू गुड्स सेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। लो जी, मैंने थोड़ी सी डिटेल लिख दी, मैंने थोड़ी सी डिटेल लिख दी। मैंने माल खरीदा तो एंट्री कर दी परचेज टू कैश या क्रेडिटर्स, और इसमें से जब मैं लखनऊ माल भेजता हूं तो मैं एंट्री कर रहा हूं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। टू परचेज की जगह है ये भी रियल अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है बॉस। टू परचेज करने की बजाय स्पेशल अकाउंट खोल दिया ताकि हाईलाइटेड रहे कि ये टू परचेज। देखो यार, माल घर पे ले जाओ तो ड्राइंग्स टू परचेज, माल फ्री सैंपल में दे दो तो फ्री सैंपल टू परचेज, माल चैरिटी में दे दो तो चैरिटी टू परचेज, माल बिजनेस में यूज कर लो तो एसेट टू परचेज, माल लखनऊ भेज दिया तो परचेज। थोड़ा तो अलग होना चाहिए, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। तो बुक वाले कहते हैं कि हम इसको स्पेशल इज्जत देंगे, वो तो रूटीन के बिजनेस में छोटे मोटे गोरख धंधे हैं इसलिए हम कर देते हैं टू परचेज, लेकिन भाई साहब कंसाइनमेंट हमारा विस्तार है इसलिए हमें उसको स्पेशल रिस्पेक्ट देनी है, तो हम स्पेशल अकाउंट ओपन करते हैं टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इसके भी नीचे अगर देखोगे तो कौन बैठा है? परचेज, परचेज बैठा है। ठीक है, इसके नीचे भी परचेज बैठा, हमने परचेज की जगह गुड सेंट कर दिया। लेकिन चक्कर ये पड़ गया, चक्कर ये पड़ गया कि भाई साहब ट्रेडिंग में तो अब कितने आएंगे फिर? 1 लाख आएंगे, ट्रेडिंग में तो 1 लाख आएंगे फिर। क्यों? परचेज डेबिट कितने से हो रहा है? 1 लाख से, और जब आप क्लोजिंग एंट्री करोगे तो 1 लाख से क्रेडिट करोगे, जितना डेबिट बैलेंस है उतना ही राइट ऑफ करोगे। मैं इस क्वेश्चन में ये मान के चल रहा हूं कि दिल्ली में आपका कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचा है, सारा बिक गया है। बात समझ आई आपको? अब गलत हो गया क्वेश्चन। भाई दिल्ली के ट्रेडिंग में कितना आना चाहिए? 80, और लखनऊ वाले ट्रेडिंग में कितना आना चाहिए? 20, लेकिन दिल्ली में कितना आ गया? 1 लाख। तो इसने कहा आप टेंशन मत करो, मैं हूं ना, ये लो। इसने क्या किया? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को भी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को भी ट्रेडिंग से राइट ऑफ कर दिया। ये लो, तो ट्रेडिंग में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट यहां आ गया। बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना? 20। अब बताओ डेबिट में कितना? 1 लाख, क्रेडिट में कितना? 20,000, नेट इफेक्ट कितना? 80,000।
तो चैप्टर के अंदर ये इंटेलिजेंस ही यूज की गई है एंट्रीज के अंदर। ये इतनी सारी बातें डिटेल में नहीं बता रखी है स्टडी मटेरियल में, लेकिन मैं आपको सीधी सीधी एंट्री समझा देता तो तुम सोचते यार हुआ क्या ये। ठीक है, तो हम लोग जो माल खरीदते हैं उसकी एंट्री करते हैं, जो लोकल लेवल पे जो हेड ऑफिस में माल खरीदा जाता है उसकी एंट्री बोलो क्या करते हैं, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश या टू क्रेडिटर। लेकिन जब हम कंसाइनमेंट पर माल भेजते हैं तो एंट्री क्या होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बेसिकली हम क्या क्रेडिट कर रहे होते हैं, परचेज। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, ईयर के एंड में आप परचेज को किससे राइट ऑफ करते हैं, ट्रेडिंग से। एंट्री क्या होती है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। और वो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है उसको भी ट्रेडिंग से बंद कर देते हैं। एंट्री क्या होती है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग। तो परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाता है, गुड्स सेंट क्रेडिट में आ जाता है, तो उससे इफेक्ट जीरो हो जाता है। अब क्या हुआ, अब आप क्या करेंगे, इस 1 लाख में से 20 का तो यहां भेज दिया, कुछ आपने दिल्ली में बेच दिया, कुछ आपका दिल्ली में बच जाएगा। यहां डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो आपका क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। अब इसमें से भी आपने कुछ सेल कर दिया, कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच गया, कुछ आपके डायरेक्ट एक्सपेंस, कुछ आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसका भी नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, और ये नेट प्रॉफिट हम कहां शिफ्ट कर देंगे, यहां, तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ एक ही एंट्री समझा रहा हूं अभी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, उसकी एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट कहां से आ गया भाई साहब, स्पेशल अकाउंट है, स्पेशल ओपन किया जाता है हर जगह, जहां जहां एजेंट बैठा होता है वहां वहां स्पेशल अकाउंट ओपन किया जाता है। कौन सा अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। ये है कहने को कंसाइनमेंट अकाउंट, लेकिन वास्तव में ये ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट है, हर जगह का ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट है। बात समझ आ रही है आपको, ठीक है सर। हाँ जी, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता कौन है, एजेंट या फिर? हाँ नहीं, मालिक बनाता है जी, एजेंट को कोई मतलब नहीं है, एजेंट को अपने कमीशन से मतलब है। एक बात बताओ, आपकी कार है, आपके घर के बाहर खड़ी होती है, आप उसके लिए चौकीदार लगा देते हैं, कार अकाउंट कौन बनाएगा, आप बनाओगे या चौकीदार बनाएगा, आप बनाओगे। एजेंट क्या है, एजेंट तो चौकीदार है, बस उसको माल बेचने के कमीशन और मिल रहा है एक तरह से, अदरवाइज माल किसका, आपका। पूरा माल नहीं बिका तो किसका, आपका। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जितने भी अकाउंट्स बनेंगे वो कंसाइनर बनाएगा। कंसाइनी तो सिर्फ अपना 2 अकाउंट बनाते हैं, एक सैलरी एक कमीशन, और कुछ नहीं बनाएगा। मैंने उसके पास माल भेजा, क्या वो उसके लिए परचेज है, नहीं। जो माल बच गया क्या वो उसका मालिक है, नहीं। माल बच गया तो बस उसकी जिम्मेवारी है कि वो उसकी रखवाली करे, जागते रहो। देखो जी, बहुत सारे कंसाइनमेंट का मतलब है, लखनऊ में एक एजेंट है, हैदराबाद में अलग है, बेंगलोर में अलग है, तो अलग अलग कंसाइनमेंट अकाउंट बनेंगे। उस एजेंट ने आगे एजेंट बना रखे हैं तो वो उसकी प्रॉब्लम है, हमने ही कई एजेंट बना रखे हैं तो अलग अलग कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा। लखनऊ में मान लो 4 जगह बिठा रखा है आपने, A B C D, तो कंसाइनमेंट A का अलग बनेगा, B का अलग बनेगा, C का अलग बनेगा, D का अलग बनेगा, ताकि हमारे को पता चलता रहे कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ताकि हम किसी को बंद करें या कंटिन्यू करें, ये बात पता चलती रहे। ठीक है, हाँ जी। कुछ सर, सर ये जो है ना कंसाइनमेंट अकाउंट हमने लखनऊ वाले का बनाया, हाँ, उसके साथ जो डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो लेजर्स वगैरह होंगे उसके अलग बनेंगे या दोनों फर्म्स के इकट्ठे बनेंगे? नहीं, मेन फर्म और लखनऊ के इकट्ठे बनेंगे, जैसे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस किए हमने, हाँ, तो सर है ना वो है ना दिल्ली, हाँ, ये अलग, ये यहाँ बनेगा, ये यहाँ का, यहाँ की एंट्री अलग होगी, यहाँ की वो मैं एंट्री करूंगा जब समझ आ जाएगा आपको। बस सर दोनों की फाइनेंशियल बुक्स वगैरह सारा कुछ अलग अलग बनेगा, अलग अलग बनेगा, बिल्कुल। बस हम क्या करेंगे, लखनऊ वाले से कहेंगे हाँ प्रॉफिट कितना है, उसने कहा इतना, इधर पकड़ा दे, वो अपने P&L में शिफ्ट कर देगा। मैं बता देता हूँ, यहाँ जो नेट प्रॉफिट होता है ना, इसकी एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L। तो कंसाइनमेंट में तो टू P&L लिख देंगे और P&L में बाय कंसाइनमेंट लिख देंगे, ये नेट प्रॉफिट छलांग लगा के यहाँ आ जाएगा ऐसे। ठीक है ना, आप एंट्रीज वेंट्रीज के बारे में ज्यादा मत सोचें, आप अकाउंटिंग सिस्टम को समझे कि अकाउंटिंग बनती कैसे है यहाँ पर। ठीक है जी, बोलो और कोई बात। सर यहाँ पे सर कंसाइनमेंट अकाउंट में 2 परचेज लिखा है आपने, यहाँ पे भी तो फिर गुड सेंट ऑन। हाँ हाँ बिल्कुल, टू गुड सेंट ऑन आएगा। मैंने कहा ना एंट्री वेंट्री के बारे में ज़्यादा मत सोचो, आप अकाउंटिंग प्रोसीजर को समझो कि अकाउंटिंग मेंटेन कैसे होती है। एंट्रीज तो मैं करवाऊंगा अभी सारी, बिल्कुल यहाँ टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट ही आएगा। हाँ जी सर बोलिए।
सर ये सर यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया कंसाइनमेंट अकाउंट में, कहाँ पर? कंसाइनमेंट अकाउंट में नेट प्रॉफिट आया है। भाई अकाउंटिंग कैसे मेंटेन होती है समझ आ गई या Yes, नहीं आ sir. गई? बस इतनी बात करनी है, ठीक है। हाँ जी, मैंने एंट्री करवाई नहीं तो पोस्टिंग के बारे में बात क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस लिखूंगा मैं? यहाँ टू कैश लिखूंगा, पैसा जाएगा तो टू कैश आएगा, ठीक। अभी ये क्यों समझ रहे हो कि सारी बातें बता दी है? बहुत सारी बातें बाकी है। अकाउंटिंग मेंटेन कैसे होती है, ट्रेडिंग P&L और कंसाइनमेंट में डिफरेंस क्या है ये पता लग गया होगा ना आपको। बस कोई डिफरेंस नहीं है, एक दिल्ली वाला एक लखनऊ वाला है, दोनों ही ट्रेडिंग P&L। यस, और सर जो लखनऊ वाला बंदा है वो अकाउंट्स बनाएगा अपने? लखनऊ वाले बंदे की बात हो चुकी है, वो सिर्फ सैलरी और कमीशन अकाउंट बनाएगा और कुछ नहीं बनाएगा। फिर वो नेट प्रॉफिट कैसे बताएगा दिल्ली वाले को कितना आया इतना? लखनऊ वाला बंदा कोई अकाउंट नहीं बनाएगा, उसको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस से लेना देना नहीं है। दिल्ली वाले की जिम्मेवारी है कि वो अपना प्रॉफिट या लॉस खुद निकाले। एजेंट तो माल रिसीव करेगा, माल बेच देगा, माल के पैसे आ जाएंगे, वो अपने पैसे काट कर दिल्ली पहुंचा देगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सर जैसे अब जो 4 अकाउंट बन गए कंसाइनमेंट लखनऊ के, वो दिल्ली वाले P&L में चारों अलग अलग इशू होंगे सर? हाँ बिल्कुल, 4 कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट ए, कंसाइनमेंट अकाउंट बी, कंसाइनमेंट अकाउंट सी। मतलब लखनऊ के 4 पार्ट हो हाँ जाएंगे? 4 पार्ट हो जाएंगे, बिल्कुल, हर एक का अलग अलग बनेगा। ब्रांच अकाउंट करोगे आप ग्रुप 2 के अंदर तो दुनिया भर की ब्रांचेज खुलेगी, हर ब्रांच के लिए अलग अकाउंट खुलेगा। इसी तरह हर एक जगह के एजेंट के लिए अलग कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा। और बस आगे बढ़े अब, ठीक है। अब मैं जर्नल एंट्री शुरू करवा रहा हूँ, ठीक है जी। ये लीजिए, आप हेडिंग लिखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। Consignor records all transactions in his books with consignee at his own place। देखो ये लाइन समझ आई या नहीं आई? कंसाइनर रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शन इन हिज बुक्स विद कंसाइनी एट हिज ओन प्लेस। कंसाइनर कंसाइनी के साथ जितने भी लेन देन होता है वो उसको अपनी जगह पर रहकर रिकॉर्ड करता है, ठीक है। कंसाइनर प्रिपेयर्स ट्रेडिंग एंड profit and loss account to find profit or loss of business done by him, for example at Delhi। But consignor prepares a special account that is consignment account। But consignor prepare a special account that is consignment account in his books for to find profit or loss from business with consignee।
ठीक है, बट कंसाइनर प्रिपेयर्स, कंसाइनर क्या करेगा, खुद का प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए तो ट्रेडिंग P&L बना लेगा, लेकिन कंसाइनी के साथ जो बिजनेस होता है उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट बनाएगा जिसका नाम क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक ट्रेडिंग एंड P&L account in which all expense कौन कौन से, नॉन रेकरिंग एंड रेकरिंग, just like trading and P&L account in which all expense, non-recurring and recurring, are recorded along with goods sent to consignee and goods sold and stock held by consignee। हाँ जी, तो इन शॉर्ट एक बात हो सकती है, इन शॉर्ट एक बात हो सकती है कि कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या क्या आता है, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या क्या आता है। कंसाइनमेंट अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक आता है, गुड्स सेंट आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, सेल्स आती है और क्लोजिंग स्टॉक आता है। ठीक है, कहाँ का, फॉर एग्जांपल एट लखनऊ, फॉर एग्जाम्पल एट लखनऊ। फिर क्या आता है, नेट प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर, और सच प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ऑफ प्रीपेड बाय कंसाइनर। लो जी, ये कैजुअल फॉर्मेट है, ठीक है, इसको टेक्निकल ना माना जाए, एंट्रीज तो मैं अभी करूंगा इसकी।
हो गया? हाँ जी, अब सुनिए ध्यान से। अब मैं करता हूं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज, और इस जर्नल एंट्रीज को करने के लिए मैं एक एग्जांपल उठा रहा हूं बॉस, एक एग्जांपल उठा रहा हूं। मिस्टर एक्स इज running a business he purchased goods of rupees 1 lakh and out of such goods he sends goods costing rupees 20,000 to his agent consignee at Lucknow. Mr. X incurred rupees 2,000 for packing and delivery of such goods. Mr. Y received the goods and he paid rupees. Mr. Y लिख दिया था ना? एजेंट मिस्टर वाई लिखना भाई, थोड़ा वापस जाकर। मिस्टर वाई 20,000 टू हीज एजेंट मिस्टर वाई। देखो मैंने यहां लिखा है मिस्टर वाई। मिस्टर वाई रिसीव्ड द गुड्स एंड ही पेड रुपीज 1,200 as local cartage. He also paid godown rent, selling and distribution expense rupees 1,500. He sold 80% goods for rupees. He sold 80% goods for rupees 1,50,000 and he was allowed 10% commission on sale. Commission on sale. Commission on sales.
ठीक है जी। मेक जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन both parties books। जर्नल एंट्रीज करनी है और लेजर अकाउंट्स बनाने हैं दोनों पार्टी की बुक्स में। हाँ जी, लो जी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लोग बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, जिसका नाम क्या है, कंसाइनर, और बुक्स ऑफ मिस्टर वाई जिसका नाम है कंसाइनी। लो जी, नंबर 1, लिख लिया आप लोगों ने? सब तैयार है ना? अब सुनिए, सबसे पहले एक्स ने क्या किया, गुड्स परचेज्ड एट दिल्ली, दिल्ली में माल खरीदा, तो ये करेगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर अकाउंट। कितने का माल खरीदा था बॉस? 1 लाख रुपए का। क्या इस भाई साहब की सेहत पर कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। आप दिल्ली में कितने करोड़ का माल खरीदो, कौन मना करता है भाई साहब आपको? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर बीइंग गुड्स परचेज्ड। लीजिए, गुड्स सेंट टू मिस्टर वाई, मिस्टर वाई के पास माल भेजा। इसके लिए स्पेशल अकाउंट क्या खोला था हमने? कंसाइनमेंट अकाउंट। इसके लिए स्पेशल अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कितना? 20,000। और हम टू परचेजेज कर सकते हैं या हम टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट कर सकते हैं। हम कौन सा करेंगे बॉस? लिखकर काटना है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि कुछ नहीं है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट भी परचेज को क्रेडिट किया है, बस। बीइंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कमाल की बात तो ये है, कंसाइनी इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं करेगा। नो एंट्री। कंसाइनी इसकी जर्नल एंट्री कोई नहीं करेगा। भाई बताओ क्यों नहीं करेगा? भाई साहब एजेंट है, ठीक है, आप अपने पड़ोस में गाड़ी रख जाते हो बाहर घूमने जाने के लिए, भाई बाहर खड़ी रहेगी, आप यूज़ कर लेना, कपड़ा वपड़ा लगाते रहना, साफ रहेगी, ठीक है, और आके ले लोगे आप।
तो क्या एंट्री करेगा पड़ोसी? कार अकाउंट डेबिट करेगा? कोई नहीं। आपने माल एजेंट को दे दिया, भाई बिकता हो तो बेच दियो, पैसे दे दियो, तेरे काट के ये पैसे कमीशन वगैरह है, और नहीं बिके तो मेरा माल वापस दे दियो। बताओ क्या ओनरशिप है उसकी कोई इसके ऊपर? नहीं है भाई साहब, नहीं है। तो कंसाइनी इसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करेगा। बताओ ये क्लियर है या कुछ बात करनी है इस बारे में? कंसाइनी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करेगा। अब माल तो रिसीव हुआ है, डेबिट व्हाट कम्स इन, लेकिन भाई साहब कम्स इन तब होना चाहिए जब वो बेचने के लिए पहले खुद ओनरशिप ले, पहले माल खरीदे, फिर कहे ये माल मेरा है, फिर आगे बेचे, तब ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना आप बात को? ठीक है, हाँ जी बोलो जी बोलो। आपने कहा सर कंसाइनी कोई एंट्री नहीं करेगा सर। हाँ जी। कंसाइनी के जो एक्सपेंस है सर, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है सर। नहीं, एक्सपेंस की बात बाद में कर लेंगे, गुड्स की बात करो पहले। गुड्स की तो कोई एंट्री नहीं करनी चाहिए ना। परचेज दिखाए क्या? वो लिखे परचेज। खर्चों की बात कर लेंगे अपन। खर्चों की तो मैंने नहीं कहा ना कि खर्चों की एंट्री नहीं करेगा, खर्चों की तो एंट्री करेगा वो बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी। और कोई बात? तो सर उसको पता कैसे लगेगा उसके पास कितना माल पड़ा है? शाबाश, बहुत अच्छे। पता कैसे लगेगा कि उसके पास कितना माल आया, किसका कितना माल गया? देखो भाई, मैंने आज एक पॉइंट कट किया आपका, परफॉर्मा इनवाइस और अकाउंट सेल। ठीक है ना? ये मैंने इसलिए कट किया कि मैं आपको बाद में समझा सकूं तो बढ़िया समझ आए। मैं मान लो कंसाइनर हूं, आप कंसाइनी हो, तो जब मैं आपके पास माल भेजता हूं ना, तो उस माल की डिटेल एक डॉक्यूमेंट में लिखता हूं जिसको बोलते हैं परफॉर्मा इनवाइस। उसके अंदर मैं बताता हूं कि भाई मैं आपके पास इतनी यूनिट, इतनी कॉस्ट वाला, इतना इतना ये माल भेज रहा हूं। तो जब आपके पास जब वो माल जाता है ना, तो आप देखते हैं माल आ गया, रसीद में चेक किया, हाँ ओके, आप सिग्नेचर करके उसकी एक कॉपी मेरे को भेज देते हैं, तो ये वेरीफाई हो जाता है कि आपको माल रिसीव हो गया है। ठीक है जी। और जब आप माल बेचते हैं ना, तो आप बेचे हुए माल की डिटेल, आपके किए हुए खर्चे, आपका कमीशन, आपके पास कितने का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, ये सारा का सारा लिखकर मेरे पास भेजते हैं। उसे बोलते हैं अकाउंट सेल्स। अकाउंट सेल्स। तो मुझे थोड़ा ध्यान दिलवा देना, जर्नल एंट्री जैसे ही खत्म होती है तो मुझे ये दोनों के बारे में लिखना है, ये मैं समझाना चाह रहा था आपको। ठीक है जी, ओके सर। यहाँ पे भी आपने वो टू परचेज कर दिया कंसाइनर में, और वहाँ पे की नहीं, तो परचेज तो सर कम होगी, लेकिन परचेज तो आई है सर, दोनों में से किसी में तो दिखानी पड़ेगी। बात समझ नहीं आई सर। कंसाइनर की बुक में आपने टू परचेज कर दिया, हाँ जी, तो ये परचेज कम हो जाएगी। हाँ, लेकिन सर आपने कंसाइनर की बुक में किया नहीं परचेज अकाउंट। हाँ हाँ, तो सर परचेज तो एक्चुअल में कम ही हो गया, 80,000 की हो गया, आई तो 1 लाख की है, चाहे कहीं पे भी दिखाओ। बिल्कुल दोस्त। दिल्ली वाले के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, लखनऊ वाले के लिए कंसाइनमेंट बनाया है। तो मैंने क्या किया है, 1 लाख का माल खरीदा, उसमें से 20 यहाँ से निकाल दिया और यहाँ दिखा दिया। तो ये अकाउंट किसका है? मेरा। ये अकाउंट किसका है? मेरा। भाई मेरे पास 100 रुपये हैं, मैं 50-50 के 2 ऊपर वाली जेब और नीचे वाली जेब में रखूँ या इकट्ठे 100 रुपये बना के रखूँ, मेरी मर्जी है। इसमें तुम्हें एंट्री करने की क्या ज़रूरत है, बताओ? ठीक है। अपन दोनों मार्केट गए, मेरे पास 500-500 के 2 नोट थे, मैंने कहा यार गिर सकते हैं, एक काम करो 500 आप रख लो, गिर ना जाए कहीं, मैं एक 500 का निकालूंगा तो दूसरा उसके साथ ना आ जाए, है तो मेरे ही, तुम क्या एंट्री करोगे? ठीक है, तुम्हारी बुक, तुम्हारी जेब में मैंने खाता खोल दिया कि ये 500 एक बार तुम रख लो। तो 1 लाख का माल था, 20,000 का कंसाइनी को दे रखा है, तो कंसाइनी तो चौकीदार है। माल बिक गया तो ठीक है, नहीं बिका तो मेरा, एंट्री उसे नहीं करनी। हाँ, मैंने 2 खाते बना दिए हैं, एक मेरे नाम के, एक तुम्हारे नाम का, लेकिन तुम्हारे नाम का भी मैंने तुम्हारे नाम से नहीं लिखा है, कंसाइनमेंट अकाउंट लिखा है, वो भी मेरा ही है। मैंने 2 ट्रेडिंग P&L बना दिए, एक दिल्ली का, एक लखनऊ का। तो देखो ये 80 ये 80,000 और ये 20,000, 1 लाख मेरी बुक्स में रिकॉर्ड है। तो मैं तो परचेज 1 लाख पूरी दिखा ही रहा हूं, मैंने परचेज कहाँ कम की है? मैंने तो एक अकाउंट से शिफ्ट करके दूसरे अकाउंट में डाल दी, बस। दोनों खाते तो मेरे ही हैं, तो मेरी 1 लाख रुपए है। मैं ये करूं ना कि यहां से 20 माइनस करके कहीं और ना दिखाऊं, तो उसे डेबिट करके दिखाना पड़ेगा। हाँ जी, कोई और? सर, हाँ जी। कंसाइनमेंट अकाउंट बनता कब है? कंसाइनमेंट अकाउंट रूटीन में बनता है जी, जब जब आप ट्रांजैक्शन करोगे एंट्री होगी, और लास्ट के अंदर हम बंद करके उसका जो फाइनल प्रॉफिट आएगा वो क्लोज करके हम P&L में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब कंसाइनी के साथ लेन देन के लिए जो खर्चे और इनकम की जो डिटेल होती है ना, उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट बन गया कंसाइनमेंट अकाउंट। जब भी आप ट्रांजैक्शन करोगे एंट्री लिखोगे कंसाइनमेंट अकाउंट। ट्रेडिंग P&L साल के एंड में बनता है, लेकिन उसके साथ रूटीन में एंट्री होती रहेगी। सर, हाँ जी सर आपने जो फर्स्ट एंट्री की है परचेज टू कैश, हाँ,
तो सर उसकी मतलब हम कंसाइनमेंट कर रहे हैं। हाँ तो जी। सर जो मतलब कंसाइनर ने जो भी माल मतलब अभी परचेज किया है, हाँ। तो उसके तो कोई मतलब वे नहीं बनता, सेंड करेगा तब एंट्री करते हैं, तो इसकी जरूरत क्या थी फर्स्ट एंट्री की? हाँ बिल्कुल, फर्स्ट एंट्री की कोई ज़रूरत नहीं थी। फर्स्ट एंट्री की ज़रूरत इसलिए है कि मुझे जो सेकंड एंट्री है वो ठीक से समझानी थी कि देखो वो जो आया था वही जा रहा है, बस उसके 2 टुकड़े कर रहे हैं। अदरवाइज तो मैं तो कंसाइनमेंट से माल बात शुरू करता कि भाई एक्स ने वाई को माल भेजा, वहाँ से बात शुरू कर लो। अब आपने कहा सर भेजा तो फिर ये आया कहाँ से, तो मैंने बताया कि दिल्ली में इकट्ठा माल खरीदा था, अब टुकड़ों में भेज रहा हूँ कहीं कहीं। वरना मेरे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, इस एंट्री की पोस्टिंग मेरे कंसाइनमेंट अकाउंट में कहीं नहीं होगी, लेकिन ट्रेडिंग में तो होगी ना, वो मैं बताऊंगा। चलिए हाँ जी, आगे क्या होगा। अब क्या हुआ बॉस, ये माल भेज दिया आपने। नंबर 3, अब बताना आपके एग्जाम्पल में अगली बात क्या हुई है। एक्सपेंस नॉन रेकरिंग है ना ये, पेड बाय मिस्टर एक्स। ये जो खर्चे मिस्टर एक्स ने पे किए वो किस खाते में जाएंगे जी? कंसाइनमेंट अकाउंट में। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, थोड़ी जगह छोड़कर लिखना, टू कैश अकाउंट। कितना खर्चा हुआ है? 2000 था क्या? 2000 है। ये एक्सपेंस हो गए तो डेबिट किया हमने। जो भी खर्चा करेंगे कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे। बिंग नॉन रेकरिंग एक्सपेंस पेड। अब बताइए, कंसाइनर ने कोई खर्चा किया, उसकी कंसाइनी क्या एंट्री करेगा? इसकी भी क्या एंट्री करनी है भाई? उसको क्या तकलीफ है? उसको कोई तकलीफ नहीं है, तो चाहे सारा माल लुटा दे बेशक। मैं तो भाई क्या करूंगा, तेरे से माल रिसीव किया है ना, उसको बेचकर जो पैसे आएंगे उसमें अपना कमीशन, सैलरी और खर्चे काटकर जो मैं पे करूंगा वो तेरे को दे दूंगा बाकी। तो इसकी भी ये कोई जर्नल एंट्री नहीं करेगा। नंबर 4, एक्सपेंसेस नॉन रेकरिंग पेड बाय मिस्टर वाई। लो जी, मिस्टर वाई ने एक्सपेंस पे किए। मिस्टर वाई ने एक्सपेंस पे किए। मिस्टर वाई ने एक्सपेंस पे किए। ध्यान से सुनो, लिखना बंद करो। मिस्टर वाई ने पे किए, मिस्टर वाई ने पे किए। पैसे किसके यहां से गए? टू कैश अकाउंट। कितने पे किए? 1200 रुपए, यानी गोज आउट। पैसे तो यहां से गए, रियल अकाउंट है, गोज आउट। इन खर्चों को खर्चे के रूप में दिखाएगा कौन? एक्स। ये खर्चे माने किसके जाएंगे? एक्स के। और एक्स जो भी खर्चे लिखता है वो किस नाम से लिखता है? कंसाइनमेंट। तो ये लिखेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। ये हो गए एक्सपेंस। इसका मतलब ये एंट्री बनेगी बॉस, ये एंट्री बनेगी। वैसे तो एंट्री ये बननी चाहिए, देखो ऊपर की थी ना, ये देखो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। सारे खर्चे बियर किसने करने हैं? एक्स ने। तो चाहे कंसाइनर पे करे चाहे कंसाइनी पे करे, एंट्री तो कंसाइनर को करनी चाहिए, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन यहां पर टेक्निकल प्रॉब्लम यह है कि कैश किसकी जेब से जा रही है? कंसाइनी की जेब से, टू कैश। तो कंसाइनर ने सोचा यार खर्चा हो तो गया लेकिन पैसा तो नहीं गया,
तो वो रोऊं या हंसूं, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा उसको। तो वाई ने देखा यार उसके चेहरे पर थोड़े अलग एक्सप्रेशन है। बोला भाई क्या हुआ? बोला यार खर्चा हो गया लेकिन फीलिंग नहीं आ रही। बोला मुझे आ रही है, मुझे आ रही है। बोले तेरे को कैसे आ रही है? बोले पैसे तो मैंने दिए हैं भाई। बोले अच्छा तूने दिए? अच्छा फिर तो मैं एंट्री बंद करता हूं। ना बंद मत कर, तू ऐसा कर, मुझे अपना क्रेडिटर बना। वाई एक्स को कहेगा ये पैसे लूंगा तेरे से, तू क्यों लेगा भाई? भाई नहीं है? बोले हाँ हूं भाई, लेकिन बिजनेस अपनी जगह है। बात क्या हुई थी? सारे खर्चे बियर कौन करेगा? एक्स। ठीक है भाईचारे में मैं दे रहा हूं पैसे, ये कम है? तेरे को मैं कहता फटाफट और फिर तू साइकिल लेके आता किक मार के, फिर उड़ता हुआ जूम। ठीक है ना, रास्ते में समुद्र भी है। तो कहने का मतलब है कि बात क्या हुई थी, खर्चे सारे कौन बियर करेगा? कंसाइनर। तो भाई तू बियर कर, तू एंट्री भी कर, मैं तो तेरा सारा लगा रहा हूं कि ये खर्चे एक बार मैं पे कर दूंगा। तो पे कर दिया तो भाई साहब ये क्या करेगा? ये इसको क्या बनाएगा? 2y 1200 रुपये क्या बना दिया इसने इसको अपना क्रेडिटर। और ये क्या करेगा? x को अपना क्या बना लेगा? डेटर। लो जी, बीइंग नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस ड्यू टू y, being expense incurred on behalf of Mr. X। लो जी, खर्चे मिस्टर एक्स के बिहाफ पर पे किए। नंबर 5। सर। हाँ जी सर, अब एक्स ने वाई को माल भेज दिया बेचने के लिए। भेज दिया, हाँ। तो अब एक्स वाई को थोड़े पैसे नहीं भेज सकता साथ कि जब तक तेरा माल नहीं बिके, थोड़े छोटे मोटे हाँ बिल्कुल ऐसा दया भाव हो सकता है, किसी में हो तो भेजे। बल्कि और भी दया भाव होगा कि वाई एक्स के पास कुछ पैसे भेज देगा, बोले ये ले एडवांस, बाकी काम होने के बाद। ऐसे भी होगा कि एक्स भी वाई के पास पैसे भेज देगा, कोई बात नहीं भाई तेरी नई नई दुकान है, ये पैसे ले, भेज देगा। वाई भी कई बार कह देगा तू नया नया कंसाइनर बनाए, ले मालिक की फीलिंग ले, तो ये ले थोड़े एडवांस, ये बिल्स ले ले, ये ले ले, ऐसे चलेगा बिल्कुल। मैं अभी सिंपल एंट्रीज बता रहा हूँ आपको। एक्सपेंस कौन से? रेकरिंग, पेड बाय मिस्टर वाई। किए ना उसने खर्चे, सेम एंट्री होगी वही सेम, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई। कितने पे किए थे भाई? कितने? 1500, 1500, 1500 था क्या? ये ध्यान दो जरा, ये दोनों एंट्री सेम हो रही हैं, ये दोनों एंट्री सेम हो रही हैं, सेम सेम ऐसे। being recurring expense paid by y, being expense paid on behalf of x। यस अब क्या हुआ?
आपके एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, एक्स ने दिल्ली में माल खरीदा, एक्स ने लखनऊ में माल भेजा, एक्स ने एक्सपेंस किए, वाई ने एक्सपेंस किए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब आगे क्या हुआ, वाई ने माल बेचा, वाई ने माल बेचा। नंबर 6, गुड्स सोल्ड बाय मिस्टर वाई। मिस्टर वाई ने माल बेचा। अब सुनो भाई, मिस्टर वाई ने जब माल बेचा, अब बताओ, मिस्टर वाई ने माल बेचा तो पैसा किसके पास आया, पैसा आया वाई के पास। कैश अकाउंट डेबिट, कितने का माल बेचा बॉस, 1.5 लाख का, 1,50,000। कैश अकाउंट डेबिट 1,50,000। सुनो ध्यान से, इधर ध्यान दो, कैश अकाउंट डेबिट 1,50,000, 1.5 लाख रुपए में माना है मैंने, ये माना है, अज्यूम्ड, ये मैंने अज्यूम किया है कि भाई नगद बेचा होगा, क्योंकि मैं कोई लफड़ा नहीं चाहता। उधार बेचे तो क्या करना है, उसमें लफड़े हैं कई। तो क्या है, उधार बेचने में कुछ पंगे हैं, वो उसको मैं अभी बात नहीं करूंगा। नगद बेचा इसने, तो कैश अकाउंट डेबिट 1,50,000। और क्या हुआ, वाई जो है नोट गिन रहा है, 2,000, 3,000, 5,000, 6,000, ये 1,000, वो 1,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, लेकिन उदास है भाई साहब, उदास। और एक्स देख रहा है, और एक्स क्या हुआ यार, 1.5 लाख रुपए आ गए, फीलिंग नहीं आ रही है। अरे मुझे आ रही है, आ रही है, इस बार मुझे आ रही है। उस टाइम तेरे को आ रही थी ना, अब मेरे को आ रही है। क्यों, मुझे पता है ये पैसे मेरे पास आने वाले हैं। इनकम किसकी हुई, एक्स की, एक्स की इनकम हुई, तो एक्स क्या करेगा, इसको लिख देगा टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। भाई साहब सेल्स अकाउंट लिख मत देना, ये दिल्ली वाले ट्रेडिंग में चली जाएगी। अगर तुमने इसको सेल्स लिख दिया तो दिल्ली वाला ट्रेडिंग ले जाएगा इसको। तो इसको क्या लिखना होता है, टू कंसाइनमेंट, टू कंसाइनमेंट। समझ गए ना, सेल तो दिल्ली वाले लिखेंगे भाई साहब, आप कैसे लिख सकते हो, सेल तो दिल्ली में जो होती है। आपके लिए तो एक स्पेशल अकाउंट खोल दिया ना, कंसाइनमेंट अकाउंट। खर्चा हो तो डेबिट, इनकम हो तो क्रेडिट। हाँ, ये पैसे किससे लेने हैं, वाई से लेने हैं। वाई को आपने डेटर बना लिया, वाई को आपने डेटर बना लिया। और ये पैसे किसको देने हैं, एक्स को देने हैं। ये कहता है पैसे आ गए यार, लेकिन अपने नहीं है, मजे नहीं आए। क्रेडिटर, बीइंग गुड्स सोल्ड बाय वाई, बीइंग गुड्स sold on behalf of Mr. X. क्या रह गया, कमीशन, कमीशन ड्यू टू वाई, दैट इज 1.5 लाख का 10% था ना बॉस, 15,000। हाँ जी, अब कौन बोल रहा था बीच में, बोल जाओ। सर यहाँ पे सर माल तो 20,000 का गया, आपने 1.5 लाख कैसे मान लिया, 20 का गया, मतलब कंसाइनमेंट टू सर। ओहो ओहो हो, ठीक है ठीक है, अमाउंट ज़्यादा बड़ी लिख दी मैंने, अमाउंट ज़्यादा बड़ी लिख दी मैंने, सोचा 1 लाख का 80, एक्चुअली 20,000 का 80% है ना, 20,000 का 80% कितना बनता है, 16। तो आप ऐसा करो, ये जो 1.5 लाख लिखा है ना, हाँ मैंने सोचा वो 1 लाख का भेजा था। 1 मिनट, यहाँ कुछ और लिख लो, 16,000 का माल 30,000 में बेच दिया, ये लिख लो, ठीक है। ये एक करेक्शन कर लो, करेक्शन तो नहीं है, खैर लॉस आ जाएगा, क्या दिक्कत है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ जाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चलो 80% माल 20 में 80 हो गया 16, और 16 वाला बेच दिया 30 में। करेक्शन कर लो ये थोड़ी सी,
कंफ्यूजन नहीं होगी। 1 लाख का था, 1 में से 20 का था, 20 में से 16 वाला 30 में बेच दिया, 30 में। लो जी, मैं भी यहाँ एंट्री कर देता हूँ, कितने की? 30,000 और 30 और 30, ये लो जी। और 30,000 का 10%, 3,000। अब बताइए, ये 3,000 कमीशन एक्सपेंस किसका है? एक्स का, तो ये लिखेगा कंसाइनमेंट। अगर तुमने कमीशन लिख दिया ना तो ये P&L में चला जाएगा दिल्ली वाले में, इसलिए कमीशन नहीं लिखना। क्या लिखना है? कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू किसको देने हैं ये पैसे? वाई को। कमीशन एक्सपेंस है बॉस, ये क्या बन गया आपका? क्रेडिटर। बीइंग कमीशन ड्यू टू वाई। और ये क्या लिखेगा? एक्स से पैसे लेने हैं। भाई ये तो सीधा साधा आदमी है, टू कमीशन अकाउंट। ये अपने पर्सनल P&L में दिखा देगा 3,000। ये पैसे लेने हैं, ये डेटर बन गया। बीइंग कमीशन ड्यू फ्रॉम एक्स। आपको पता है क्या बच गया? क्या बच गया? यस, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक विद कंसाइनिंग टू बी कंटिन्यूड। ठीक है जी, इसे हम कल करेंगे। कल हम स्टॉक की बात करेंगे और कल हम इसमें लेजर की बात करेंगे। आपके लिए होमवर्क है, ये जर्नल एंट्रीज और ये जो भी मैंने काम करवाया, कंसाइनमेंट पूरा समझ के आना है अच्छे से एकदम। इसके बारे में जितने सवाल पूछ सकते हो कल आते ही पूछना पहले, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है जी, ओके, टाटा, बाय बाय।